कहानी की शुरुआत में हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो सभी ब्लड डोनेशन में ब्लड देने के लिए भागे जा रहे थे। ये देख के नर्स हैरानी से सोचती है, आखिर ये बच्चे ब्लड डोनेशन करने के लिए मरे क्यों जा रहे हैं। और कुछ ही देर में हमें इसका आंसर भी मिल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम मिंसू है, वो स्टूडेंट से ब्लड डोनेशन का सर्टिफिकेट 6000 वॉन में खरीद रहा था, जिस कारण से उसके पास भीड़ जमा हो जाती है। फिर मिंसू बताता है ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट का वैल्यू 12,000 होता है, लेकिन ब्लैक मार्केट में मुझे इसके 10,000 आराम से मिल जाएंगे। लेकिन ये काम करना इतना भी आसान नहीं है। ये काम कोरिया में इलीगल है, मगर इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक माइनर भी। कोरिया में माइनर को कोई भी सजा नहीं मिलती, ज्यादा से ज्यादा सोशल एक्टिविटी करने को दिया जाता है। मिंसू सभी के सर्टिफिकेट्स को खरीद लेता है और काफी पैसे जमा कर लेता है और वहाँ से निकलने के बारे में सोचता है। इतने में ही कुछ पुलिस आकर उसे मारने लगते हैं। ये देखकर मिंसू कहता है, लीगल काम करना इतना भी आसान नहीं है। मुझे रोज उन सबका टारगेट बनना पड़ता है जो मेरे से भी बड़े क्राइम करते हैं। उन्हें भी सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब होता है। जो बुली मिंसू को मार रहा था वो उससे पूछता है, मिंसू क्या आज तूने बहुत सारा पैसा कमाया है। इतने में ही उसके गैंग का मेंबर नाक बंद कर लेता है और पूछता है, ये इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है। ये सुनकर बुली का हेड कहता है, क्या तुम सब फाट नहीं करते, ये तो नेचुरल है और इस सिगरेट के स्मेल से तो लाख गुना अच्छी है। फिर वो बुली मिंसू से कहता है, ओए मिंसू, तूने पैसे कमाए इसका मतलब ये नहीं है कि तू हमारे साथ शेयर नहीं करेगा। क्या तू ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि चैंगसू रिफॉर्म स्कूल चला गया है। यहाँ पर सभी को पता है चैंगसू मेरे से भी ज्यादा खतरनाक है। ये बोलते हुए वो बंदा मिंसू के फेस पे थूक देता है। फिर वो कहता है, तुझे पता है ना, आज चैंगसू वापस आने वाला है। हमें यहाँ पर बताया जाता है चैंगसू बहुत ही खतरनाक बंदा है। वो जुवेनाइल सेंटर का लीडर है। इस एरिया में सभी बंदे उससे पिट चुके हैं, लेकिन कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। और ऐसा इसी कारण से है क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है, उसे कोई भी टच नहीं कर पाता है। इधर मिंसू उससे पूछता है, क्या चैंगसू आज वापस आ रहा है। ये सुनकर बोली कहता है, तो उसका नाम लेकर कैसे बात कर रहा है, क्या वो तेरा दोस्त है। चल अब तो पैसे निकाल, नहीं तो चैंगसू तेरा जीना हराम कर देगा। ये सुनकर मिंसू कहता है, ठीक है तुम मेरे पैसे ले लो। ये कहकर वो बैग में हाथ डालता है, मगर वो पैसे देने की जगह मिडल फिंगर दिखाकर हंसने लगता है। ये देखकर तो बुली का दिमाग खराब हो जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। वो बगल में रखे हुए फावड़ा को उठाकर उसे मारने का ट्राई करता है, क्योंकि उसे पता था उसे ज्यादा से ज्यादा रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा। इतने में ही स्कूल का प्रेसिडेंट आकर बुली को मार के साइड कर देता है और मिंसू को संभालने लगता है। जैसे ही बुली प्रेसिडेंट को मारने जाता है, वैसे ही प्रेसिडेंट बुली को उठाकर जमीन पे पटक देता है और उसका हाथ मोड़ते हुए पूछता है, क्या तूने आज तक किसी को मारा भी है, क्या तू मुझे मारने के बाद जिंदा बच पाएगा। इतने में ही बुली के साथी उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट सभी के पंचेस को डॉज करके उनके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं और उनका बुरा हाल बना देता है। बाकी बुली तो उसका ये रूप देख के डर जाते हैं। तभी मिंसू अपना बैग उठाते हुए पूछता है, स्कूल में वायलेंस करना मना है, सही कहा ना। ये सुनकर प्रेसिडेंट रुक जाता है और कहता है, तुम्हें तो मुझे थैंक्स ब्रदर बोलना चाहिए। तब मिंसू वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम मेरे भाई नहीं हो, इसीलिए तुम मेरे मामले में पढ़ना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर प्रेसिडेंट, जिसका नाम कैंग है, वो कहता है, मगर तुम मेरे भाई हो, भले ही तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम रहोगे तो मेरे भाई ही। ये सुन के मिंसू कहता है, ठीक है, मगर कम से कम उस वॉच को फेंक दो, तुम्हें अमीर फैमिली ने अडॉप्ट किया है, इसीलिए ऐसा चीप वॉच पहनना बंद कर दो। यहाँ तक कि मुझे भी तुम्हें ऐसे देख के शर्म आ रही है, तुम्हें अपना क्लास मेंटेन करना चाहिए। अब मैं घर जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, मगर कैंग को समझ नहीं आता आखिर सस्ते वॉच पहनने में क्या बुराई है। और ऊपर से मिंसू ने भी खुद सस्ता वॉच पहन रखा है, पहले तो उसे अपने वॉच को चेंज करना चाहिए। दूसरी तरफ हम मिंसू को देखते हैं जो अपने ऑर्फनेज में जाते हुए सोचता है, उसे मेरे मामले में पढ़ने की क्या जरूरत है, क्या हो अगर वो मेरे कारण से कॉलेज ना जा पाए। मेरा बड़ा भाई कैंग स्कूल का प्रेसिडेंट है और वो एक बड़े से कॉलेज में भी एडमिट हो चुका है, लेकिन मैं मिंसू हमेशा परेशानी खड़ा करते रहता हूँ। हम सगे भाई है। मेरे भाई का असली नाम ली है, लेकिन अब वो कैंग बन चुका है, उसे अमीर फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है और मैं इसी ऑर्फनेज में रह चुका हूँ, इसीलिए मुझे अपने भाई के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसे मेरे साथ रहकर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, मैं उसके ऊपर बर्डन नहीं बन सकता हूँ। उसे तो अपने गोल्डन पाथ पे चलना चाहिए, मैं अपने रास्ता खुद बना लूंगा। इस कचरे के डिब्बे में मेरी पूरी आज तक कमाई जमा है। मेरे पास 3.4 मिलियन हो चुके हैं और मुझे बस 6.6 मिलियन जमा करना है, उसके बाद तो मेरे पास पूरे 10 मिलियन हो जाएंगे। अब लगता है 3 महीने बाद ही डोनेशन कैंप वापस से आएगा, तो मुझे वेट करना चाहिए या फिर दूसरे स्कूल के बारे में पता करना चाहिए। लेकिन मैं इतना पैसे से ऑब्सेस्ड क्यों हूँ, क्योंकि मैं 2 साल बाद इस ऑर्फनेज से बाहर कर दिया जाऊंगा और सरकार मुझे सिर्फ 5 मिलियन वॉन देगी, जिससे मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। इतने में तो मुझे घर भी नहीं मिलेगा। क्या मुझे अब पार्ट टाइम जॉब देखना चाहिए, लेकिन मेरे जैसे माइनर को कौन जॉब पे
पे ही रखेगा। मुझे पता है मैं जो भी काम कर रहा वो इलीगल है, मगर मेरे पास ये करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैं अपने भाई के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। ये सोचते हुए वो अपना डस्टबिन ओपन करता है। इतने में ही उसके पीछे वही बुली आ जाता है और क्रीपी वे में स्माइल करते हुए कहता है, हमारा मिंसू तो काफी अमीर है। मिंसू, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर सरकार को पता चल गया कि तुम इलीगल काम करके पैसे कमा रही हो तब वो तुम्हारे पैसों को सीज कर देगी। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और मिंसू घबराते हुए पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए। इसी के साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ पर हम कैंग को देखते हैं जो बड़ी शिद्दत से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। इतने में ही एक स्टूडेंट भागते हुए आता है और बताता है चैंगसू आज से स्कूल ज्वाइन करने वाला है। ये सुनकर सभी उसके बारे में बात करने लगते हैं। तभी व्हील चेयर पे चैंगसू आता है और उसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी। वो बैठे बैठे ही क्लास में टॉयलेट कर देता है। किसी को समझ नहीं आता आखिर चैंगसू जैसा खतरनाक बंदा ऐसे कैसा बन गया। आखिर उस रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसके साथ क्या हुआ था। कुछ ही देर में हमें पता लगता है जुवेनाइल लॉ खत्म कर दिया गया है। अब जो भी बच्चा क्राइम करता है उसे मिलिट्री कैंप में भेजा जाता है और उससे तब तक प्रैक्टिस करवाया जाता है जब तक वो मेंटली इल ना हो जाए। इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होता है और हम कैंग को एकेडमी से जाते हुए देखते हैं, जहां उसका ड्राइवर बताता है सामने ऑर्फनेज में एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनकर कैंग जल्दी से कार से उतर जाता है और उस तरफ जाने लगता है। तभी उसे नीचे अपने भाई की वॉच दिखती है। वो भागते हुए जाता है और सामने एक डेड बॉडी को देखता है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान होता है। उसे पता लगता है उसके भाई ने मर्डर किया है और अब उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर लेकर जाया जा रहा है। मिंसू यहाँ पर खुद बहुत ही शॉक्ड होता है। अब हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ जज चिल्लाते हुए मिंसू को कहता है, तुम तो बिल्कुल भी गिल्टी नहीं दिख रहे हो। तब मिंसू कहता है, मैं कब से बोल रहा हूँ मैंने वो खून नहीं किया है, आप मेरी बात को क्यों नहीं मान रहे हो। तब जज उसे सबूत दिखाते हुए कहता है, झूठ बोलना बंद करो, इस ब्रिक पे तुम्हारा फिंगरप्रिंट है और तुम ये पहला क्राइम नहीं कर रहे हो और पहले भी तुम बहुत सारे इलीगल काम कर चुके हो। तुम्हारे जैसे बच्चे कभी भी अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने सिचुएशन को कोसते रहते हैं। चलो अब अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम्हें कोई बुली करता है तो एडल्ट की हेल्प लो, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई एडल्ट ही नहीं है, इसीलिए तुमने क्राइम किया। सही कहा ना। आर्टिकल 28 के तहत तुम्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जा रहा है। आपसे इंसेप्ट होता है और हम देखते हैं मिंसू के साथ साथ और भी बहुत सारे बच्चों को रिहेबिलिटेशन सेंटर लेकर जाया जाता है। ये सेंटर पहाड़ों के बीच में था। वहाँ पहुँचते ही सभी बच्चे देखते हैं बहुत सी लड़कियां भी वहाँ पर है। ये देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं। तभी ऑफिसर बताते हैं ये गर्ल्स का रिहेबिलिटेशन सेंटर है, तुम सबका सेंटर तो दूसरी साइड है। मिंसू तो यहाँ पर डेड बॉडी की तरह वैन में पड़ा हुआ था, उसे किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। अब हम देखते हैं सभी अपने सेंटर पे पहुंच जाते हैं और उतरते ही ऑफिसर से बदतमीजी करने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पे पुराने कैदी आते हैं जो कि पसीने से लथपथ थे और सुअर की तरह ओइंक ओइंक आवाज निकालते हुए हंसे जा रहे थे। ये देखकर तो सभी के सभी डर जाते हैं। इतने में ही एक ऑफिसर चिल्लाते हुए अटेंशन बोलता है और ऑफिसर के बोलते ही सभी लाइन में खड़े हो जाते हैं और एक साथ सैल्यूट करते हैं। तभी ऑफिसर उन्हें स्टैंडर्डीज बोलता है और इसके साथ ही वो सभी आराम से खड़े हो जाते हैं और तभी अचानक से अपनी मुंडी जमीन पे मारते हैं। ये देखकर सभी बहुत ही शॉक्ड होते हैं और आपस में बात करते हुए पूछते हैं, क्या हमें भी इतना स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। तभी ऑफिसर चिल्लाते हुए कहता है, सभी सुअर ध्यान से सुनो, ये जितने भी नए कीड़े आए हैं उन्हें लाइन पर लेकर आओ। ये सुनते ही एक बच्चा चिल्लाते हुए कहता है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी वो सभी पुराने कैदी उन सभी को मारने लगते हैं। ये देखकर वार्डन हंसते हुए कहता है, सभी सुअर तुम सबने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। आज से मैं तुम्हें नौकर के पोजीशन पे प्रमोट करता हूँ। अब तुम सब इंसान की तरह बात कर सकते हो। ये सुनकर वो सभी खुश होते हैं और नए कैदियों को मारने लगते हैं और ये सब देखकर मिंसू ऐसी हालत में बेहोश होने का नाटक कर रहा था। इधर जो कैदी ऑफिसर से मदद मांगने जाता है वो ऑफिसर पहले तो हंसते हैं और उन्हें अपने पास आने से मना करते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानते तब वो उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। इधर मिंसू अभी बेहोश होकर सब कुछ देख ही रहा था। इतने में ही वार्डन उसके फेस पे लात रखते हुए कहता है, तुम तो काफी चालाक हो, आते ही तुमने हालात को भाप लिया। आज से तुम मेरे चूहे हो, तुम मुझे एंटरटेन करने का काम करोगे। चलो सबसे पहले अब स्क्वीक स्क्वीक बोल कर दिखाओ। फिर वार्डन जल्दी से सभी को कपड़े उतारने को बोलता है और उन्हें चेक करने को कहता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कैंग को देखते हैं जो चैंगसू का लॉक तोड़कर उसके घर में घुस जाता है और सोचता है, मैं और मेरा भाई पहले ये काम करते थे, हम दोनों दूसरे के घर से चोरी किया करते थे, मगर एक दिन पुलिस ने हमें पकड़ लिया और ऑर्फनेज में भेज दिया। लेकिन आज मैं चोरी करने नहीं आया हूँ, बल्कि यहाँ
यहाँ पर पता करने आया हूँ कि आखिर रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्या होता है जो चैंगसू तुम ऐसे बन गए। पहले तो तुमसे पुलिस भी डरती थी, मगर अब तुम्हारी हालत देखो। मेरे भाई को ले जाए हुए 4 हफ्ते हो गए हैं, मगर उसका तो अता पता ही नहीं है। वो कब वापस आएगा मुझे ये तक पता नहीं है। वो चैंगसू से सबूत पता करने का ट्राई करता है, मगर चैंगसू तो इंसानी भाषा बोलता ही नहीं है। ये देखकर कैंग का दिमाग खराब हो जाता है। तभी वो नोटिस करता है कैंग के बॉडी पे बी बना हुआ है, और इसी के साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वार्डन सभी के डाटा को देखते हुए उनके बॉडी पे रैंक बना रहा था। और जैसे ही उसकी आंखें मिंसू के डाटा पे पड़ती है, वो कहता है मुझे पता था, मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। तुम तो जितने दिखते हो उससे ज्यादा वायलेंट हो, तुम्हारे ऊपर तो मर्डर का चार्ज है। और इसी के साथ उसे ये रैंक दे दिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कैंग को गर्ल्स स्कूल के बाहर देखते हैं, जहाँ कैंग के हैंडसम फेस को देखकर कुछ लड़कियां उसकी तारीफ करते हुए कहती है क्या ये कोई मॉडल या फिर कोई आइडल है। फिर 2 लड़कियां उसके पास पहुंच जाती है उसका इंस्टा आईडी लेने के लिए। ये देखकर कैंग क्रीपी वे में कहता है मैं तो इंस्टा यूज ही नहीं करता। वैसे क्या तुम सब सू नाम की लड़की को जानती हो। इतने में ही वो लड़कियां एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है उसका नाम सू है, मगर वो बहुत ही बदतमीज है और अभी अभी रिहेबिलिटेशन सेंटर से आई है। ये सुनकर कैंग बिना देरी किए उसके पास पहुंच जाता है और उससे रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में पूछता है। ये सब देखकर सू उसे गेट लॉस्ट बोलकर वहां से जाने लगती है। तभी कैंग कहता है मेरा छोटा भाई वहाँ पे है, क्या मैंने डायरेक्टली इससे पूछ लिया। लगता है अगली बार मुझे दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। तभी सू उसकी तरफ हेलमेट फेंकते हुए उसे अपने बाइक पे बैठने को बोलती है और रास्ते में उसे बताती है वो जगह किसी हेल से कम नहीं है। दूसरी तरफ हम मिंसू को देखती है जिसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी। वो पिछले 3 घंटे से लगातार ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वार्डन चिल्लाते हुए उन्हें ऑइंक ऑइंक बोलने को बोलता है और स्क्वाट्स करने को। ये सुनकर सभी के सभी वैसा ही करने लगते हैं। मिंसू मनी मन सोचता है आखिर ये ट्रेनिंग कब खत्म होने वाला है। इतने में वार्डन बोलता है फार्म के एनिमल की आवाज कितना स्वीट होता है। तभी एक बंदा थोड़ी सी गलती कर देता है। ये देखकर गार्ड उसे मारना शुरू कर देते हैं। वो बंदा कहता रह जाता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तभी वार्डन उसके पास आकर कहता है तुम सब इसे क्यों मार रहे हो, इसे बाथरूम जाना होगा। ये बेचारा कब से कंट्रोल कर रहा था। चलो अब खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। क्या किसी और को वॉशरूम जाना है? जिसे भी जाना है वो यहाँ पे लाइन लगा लो। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और अपना अपना नाम बोलने लगते हैं, मगर पता नहीं क्यों मिंसू को दाल में कुछ काला लगता है। नहीं उसे तो पूरी दाल ही काली लगती है। वो जल्दी से गार्ड को बोलता है मुझे अब वॉशरूम नहीं जाना, मेरे पेट का दर्द खत्म हो गया है। ये सुनकर गार्ड उसका गला दबाते हुए पूछता है क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है। फिर वो उसे मार के लाइन से दूर फेंक देता है और कहता है जा ट्रेनिंग कर। ये देखकर बाकी के बंदे उस पे हंसने लगते हैं और उसे बेवकूफ बोलने लगते हैं। कुछ ही देर में वार्डन वापस आ जाता है और अनाउंस करता है जो भी वॉशरूम जाने वाले थे उनसे नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करवाए जाए और जो ट्रेनिंग कर रहे थे उन्हें ब्रेक मिलेगा। ये सुनकर सब बहुत ही शॉक्ड होते हैं। तभी वार्डन बोलता है तुम सब एनिमल से भी नीचे की कैटेगरी में आते हो, तुम्हें न वॉशरूम जाना है न कहीं और तुम सब नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करो। ये बोलकर वो उनसे लगातार ट्रेनिंग करवाता है और उनके ऊपर पाइप से पानी डालने लगता है। वार्डन ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई साइको हो। और कुछ टाइम बाद बेल बजता है, जिसके बाद वार्डन वहां से जाते हुए कहता है जाओ इन एनिमल्स को खाना खिला दो। जब मिंसू खाना देखता है तब वो बहुत ही शॉक्ड होता है। उसका खाना बहुत ही कम था। ये देखकर वो सोचता है ये तो बहुत ही कम है। फिर वो देखता है नए कैदी जमीन पे बैठे हैं और पुराने कैदी टेबल पे, और साथ ही साथ उन्हें कोई भी स्पून नहीं दिया गया है। इतने में गार्ड चिल्लाते हुए कहता है खाने से पहले सबके सब ग्रेटिट्यूड सॉन्ग गाओ। नए कैदियों को पता नहीं होता, मगर पुराने वाले गाने लगते हैं। उनके लिरिक्स कुछ ऐसे होते हैं हम इंसान नहीं है, हम सब कुत्ते हैं, हम सुअर है, जो हमें मिलता है वो सब हम खाते हैं, हमें जो कहा जाता है वो कर लेते हैं, हमें इंसल्ट किया जाता है वो हमारे लिए किसी ग्रेटिट्यूड से कम नहीं है। ये देखकर मिंसू बहुत ही शॉक्ड होता है, मगर जल्दी से खाना खाते हुए सोचता है कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ से निकल के ही रहूंगा। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कैंग को रिहेबिलिटेशन सेंटर के बाहर लेकर आई होती है और वो दूर से उस जगह को देखते हुए कहती है मैं यहाँ पे रोज आती हूँ, ये जगह मुझे मेरे छोटे भाई की याद दिलाता है। तभी कैंग पूछता है क्या ये जगह सही में हेल की तरह है। तब वो कहती है उससे भी बेकार, ये जगह इंसानों के लायक नहीं है, मुझे हर रात बुरे बुरे सपने आते हैं, मैं एक भी दिन चैन से नहीं सो पाती हूँ, यहाँ तक कि मुझे स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेना पड़ता है। तुम्हें अपने भाई की बहुत ही फिक्र हो रही होगी। ये सुनकर कैंग बोलता है मेरे मॉम की लास्ट विश थी
कि मैं अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था ताकि मैं देर होने से पहले अपने भाई के लिए कुछ कर सकूं। उनमें से तुम इकलौती हो जो कि ठीक लग रही हो। ये सुनकर वो स्माइल करते हुए पूछती है, क्या तुम जानना चाहते हो मैंने उस जगह पर सरवाइव कैसे किया? तब कैंग हैरानी से पूछता है, क्या वहाँ पर सरवाइव करने का कोई तरीका भी है? ये सुनकर वो जानवरों की तरह मुंह बनाते हुए कहती है, मैंने नाटक किया बीमार होने का और उन्होंने मुझे आजाद कर दिया। ये सुनकर कैंग उसे कहता है, मजाक बंद करो। तब वो कहती है, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। फिर वो अपना विग उतारती है। कैंग देखता है कि उसका पूरा सिर जला हुआ है। फिर वो बताती है वो जगह इंसानों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो सभी हमारे सिर को गर्म तेल में डाल देते हैं। तुम सोच भी नहीं सकता आखिर वहाँ पर क्या क्या होता है। ये सब देखकर तो कैंग उससे माफी मांगने लगता है। तब वो कहती है, मैं इसलिए बच पाई क्योंकि मैंने पागल होने का नाटक किया था। तुमने पहले पूछा था ना वो ये बीमार क्या है। देखो रिहेबिलिटेशन सेंटर पे पहुंचने पे वो हमें नहाने को बोलते हैं, उसके बाद यूनिफॉर्म देते हैं, उसके बाद वो गले में जीपीएस लगा देते हैं, फिर वो लोग तुम्हें तुम्हारे रूम में भेजते हैं। क्राइम के हिसाब से तुम्हें तुम्हारा रूम मिलता है। तुम्हारा भाई पक्का ए रैंक पे होगा और उसके रूम में वही लोग होंगे जिन्होंने तुम्हारे भाई जैसा क्राइम किया होगा। दूसरी तरफ हम मिंसू को देखते हैं, उसके साथ यही सब कुछ हो रहा था। जैसे ही वो रूम में जाता है वो नोटिस करता है सभी जगह बहुत ही शांत है, मतलब यहाँ पर साउंड प्रूफिंग की गई है। उसके रूममेट गुस्से में उससे पूछते हैं, ओए बच्चे अपना इंट्रोडक्शन दे, तू कहाँ से आया है? ये सुनकर मिंसू कहता है, मैं सैन ग्रोंग स्कूल से आया हूँ और मैं ऑर्फनेज में रहता था। ये सुनकर वो सभी बंदे हंसते हुए कहते हैं, ये जगह तो मैं जानता हूँ, इस स्कूल का एक बंदा यहाँ पर आया था। तभी लंबे बाल वाला सबको शांत होने को बोलता है और बोलता है, तुम यहाँ पर किस क्राइम से आए हो? तुम यहाँ पर आए हो इसका मतलब तुमने सीरियस क्राइम किया होगा। ये सुनकर मिंसू सोचता है ये बंदा लीडर लगता है, फिर बोलता है कि मैंने मर्डर किया है। ये सुनकर सब शॉक्ड होते हुए कहते हैं फाइनली हमारे बीच एक मर्डरर आ गया। ये सब देखकर मिंसू मन ही मन सोचता है, क्या इन सब ने मर्डर नहीं किया? मुझे लगा सेम क्राइम करने वालों को साथ में रखेंगे। तभी उनकी बातों से मिंसू को पता लगता है जिसे वो लीडर समझ रहा था वो सबसे यंग और न्यू है। तभी उसे पता चलता है वो सब उस बंदे को बात कर रही है जो लंबे बाल वाले का चेयर बना हुआ है। वो सभी बंदे उस चेयर वाले बंदे को मारने लगते हैं। ये देखकर मिंसू सोचता है बाहर की दुनिया में भी बुली किया जाता है और यहाँ पर भी होता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बदला। फिर वो अपना ऐसे लिखने लगता है। सभी बंदों को रात में अपने क्राइम के ऊपर ऐसे लिखना पड़ता है, मगर उसे समझ नहीं आता आखिर वो क्या लिखे क्योंकि उसने क्राइम किया ही नहीं है। इतने में बाकी के जेल मेंबर कॉपी और पेपर से बैट बॉल खेलने लगते हैं जैसे हम स्कूल में खेला करते थे। तभी मिंसू उनसे पूछता है, क्या तुम सबको ऐसे नहीं लिखना? जिस पे वो सब कहते हैं हमें टेंशन नहीं है, हमारा पप्पी है ना, वो हमारे लिए सब कुछ लिखेगा। वो सभी चेयर वाले बंदे को पॉपी बुलाते हैं। तभी अचानक से पॉपी ऐसे लिखना बंद कर देता है और कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। ये सुनकर वो उसे जाने देते हैं और उसे इंसानों की तरह बात करने से मना करते हैं। जैसे ही पॉपी टॉयलेट करने लगता है वो सब वापस से उसे मारते हुए कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई इंसानों की तरह टॉयलेट करने की, चल कुत्ते की तरह कर। ये सभी उसे एक कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात के 8 बजे सभी शावर ले रहे थे। सभी को सिर्फ 3 मिनट मिलता है शावर करने को और सिर्फ पानी और साबुन का यूज करना होता है नहाने के लिए। वहाँ 50 बंदे हैं, सभी को एक ही साबुन से करना पड़ता है, इसीलिए कभी कभी मिंसू को साबुन ही नहीं मिलता। उसके बाद उनका बेड चेक होता है, सभी अपना बेड नंबर बोलते हैं 1 2 3 4 5, मगर पॉपी कुत्ते की तरह वो बोलता है। ये देखकर गार्ड्स उसे मारने लगते हैं। उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। 10 बजते ही लाइट बंद कर दिया जाता है। रात को जब पॉपी रो रहा था तब वो गुस्से में कहते हैं, आखिर ये कौन है जो कि इंसानों की तरह रो रहा है? ये सुनकर पॉपी डर के मारे अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और ऐसे ही मिंसू का एक दिन कट जाता है। सुबह 5:30 होते ही वो सब जगकर अपना बेड सही करने लगते हैं। उसके बाद अपने अपने रूम को साफ करते हैं। 6 बजे उन्हें अपने रूम में ब्रेकफास्ट मिल जाता है। ये देखकर मिंसू पूछता है, हम कैफेटेरिया क्यों नहीं ब्रेकफास्ट करते? तब वो सब बताते हैं, हमें बाहर खाना इसलिए मिलता है क्योंकि हम दिन में बाहर ट्रेनिंग करते हैं, नहीं तो रूम में ही खाना मिलता। तभी मिंसू पूछता है, पॉपी ब्रेकफास्ट नहीं करेगा? वो दिख नहीं रहा। तभी वो सब बताते हैं, वो हमारे लिए टेबल बना है जिस पर वो खाना खा रहे थे, वो पॉपी ही था। तो कहता है, तुम सब उसे खाना क्यों नहीं दे रहे? तब वो सब कहते हैं, ये तुम क्या बात कर रहे हो, वो हमारे दोस्त की तरह है। ये बोलकर वो सब अपना बचा हुआ खाना उसे दे देते हैं। खाने को जैसे ही पॉपी खाने जाता है वैसे ही मिंसू उसे मना करते हुए कहता है, जोन तुम एक इंसान हो ना कि कोई जानवर। इतने में ही वहाँ का लीडर कहता है, ओए खूनी बच्चे बीच पे मत बोल, यहाँ पे अपना रूल और हायरार्की चलता है। अगर तू यहाँ पर लेट आया है इसका मतलब ये नहीं है कि तू रूल को फॉलो नहीं करे।
करेगा। अगर तुझे ये सब पसंद नहीं है तो तू फाइट करके यहाँ का लीडर बन जा, उसके बाद तू अपने हिसाब से रूल को चेंज करियो। यहाँ सबसे ऊपर पॉपी है, इसीलिए उसे फाइट कर। अगर तू हार गया तो तुझे न्यू पॉपी बनना पड़ेगा। मिंसू को ये सब मजाक लगने लगता है, तभी पॉपी उसे मारने लगता है। ये देखकर मिंसू सोचता है ये रोते हुए मुझे मार रहा है, ऐसे में मैं इसे कैसे फाइट करूँ। इसी के साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हम कैंग को ऑर्फनेज में देखते हैं, जहाँ वो डायरेक्टर जिसे वो सभी मॉम कहते हैं उन्हें बताता है वो मिलिट्री में जा रहा है, इसीलिए वो अपने भाई की प्रीवियस चीजें लेने आया है। तब मॉम कहती है तुम दोनों भाई बचपन में काफी बदमाश हुआ करते थे, तुम इतने ज्यादा फाइट करते थे कि गली के सभी बच्चे डर के मारे यहाँ पे नहीं आते थे। ये सुनकर कैंग कहता है मॉम हम लड़ाई करते थे मगर बच्चे मेरे से नहीं डरते, बल्कि मेरे छोटे भाई मिंसू से डरते थे। वो लड़ते टाइम काफी खतरनाक बन जाता है। दूसरी तरफ हम मिंसू को देखते हैं जिसे सभी मारे जा रहे थे। तभी अचानक से मिंसू खड़ा होता है और अपर कट मार मार के सभी को साइड करने लगता है। उसका ये रूप देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। उसके चारों तरफ हम एक ब्लैक ऑरा देख पाते हैं। वो गुस्से में कहता है अब से तुम सब मेरे पॉपी बनने वाले हो। मगर तभी वो सभी मिंसू के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं और कहते हैं तू अकेला हमारा क्या बिगाड़ लेगा, तू हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। इतने में ही मिंसू सफाई करने वाले डंडे से उन्हें मारने लगता है और उसे तोड़ते हुए कहता है क्या कभी तुम सबने मर्डर किया है। उसकी आंखों में साफ साफ हम गुस्सा देख पाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कैंग को देखते हैं जो अपने अडॉप्टिव फादर के सामने झुका होता है और कहता है डैड मैं कॉलेज ना जाकर मिलिट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सुन के डैड गुस्से में बोलते हैं तुम ये सब अपने छोटे भाई के लिए कर रहे हो ना, भले ही तुम मिलिट्री ज्वाइन कर लो मगर चांसेस बहुत कम है कि तुम अपने भाई को छुड़ा सकते हो। तब कैंग कहता है डैड मुझे पता है, इसी कारण से मैं आपकी हेल्प मांग रहा हूँ, मुझे पता है कि आप ये काम कर सकते हो। तब डैड कहते हैं मैं कर सकता हूँ मगर मैं ऐसा क्यों करूँ, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, क्या तुम मुझे प्रेसिडेंट बना सकते हो। ये सुनकर कैंग हैरानी से पूछता है क्या। तब वो कहते हैं जाओ अपने डैड को पहले प्रेसिडेंट बनवाओ। दूसरी तरफ हम मिंसू को देखते हैं जो उन सबको मारने के लिए रेडी था। तभी एक बंदा उसे पीछे से पकड़ लेता है। ये देखकर पहले मिंसू मरने का नाटक करता है और जैसे ही उस बंदे का ग्रिप कम होता है वैसे ही मिंसू उसे किक मार देता है। इतने में लीडर सामने आते हुए कहता है क्या तेरी मॉम को पता है तू आज यहाँ पर है। ये सुनकर मिंसू उसे मारने का ट्राई करता है मगर लीडर उसका हाथ पकड़ लेता है। तब मिंसू कहता है माफी मांग नहीं तो आज तेरी आंखें नहीं बचेगी। जिसपे वो कहता है किस चीज की माफी, क्या तेरी मॉम ने तुझे छोड़ दिया उसके लिए या फिर तूने मर्डर किया है इसके लिए, बस बहुत हो गया अब सब कुछ बंद करो। फिर लीडर एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ इसने किया है। तभी पीछे से गार्ड आ जाते हैं और मिंसू को मारने लगते हैं। वो सभी सब कुछ का इल्जाम मिंसू पे लगा देते हैं, यहाँ तक कि पॉपी भी। इसके बाद गार्ड्स मिंसू को घसीट कर सॉलिटरी रूम में लेकर जाते हैं और उसे वहाँ पर 15 दिन के लिए अकेले रहना पड़ता है। मिंसू वहाँ पर पड़े पड़े सोचता है चलो सही हुआ, कम से कम मुझे यहाँ पर आराम तो मिलेगा। मगर तभी गार्ड उसे अच्छे से बैठने को बोलता है। यहाँ पर मिंसू के ऊपर 24/7 नजर रखने वाला था। ये सब देखकर मिंसू वॉशरूम में जाकर सोचता है चलो सही है, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर टॉयलेट पेपर नहीं है। ये देखकर वो गार्ड से इस बारे में पूछता है। तब गार्ड उसे पीछे देखने को बोलता है, जिसे देखकर मिंसू हैरानी से पूछता है क्या मुझे हाथ से साफ करना पड़ेगा। मिंसू को खाना भी मुंह से खाना पड़ता है, उसके हाथ खाते टाइम भी नहीं खोले जाते हैं। वो गुस्से में सोचता है यहाँ से निकलते ही मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। फिर वो बंदे हाथों से ही ऐसे लिखने लगता है। वो मनी मन सोचने लगता है यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम लीडर है, मैं उसे कैसे निपटाऊं। फिर वो गहरी नींद में सो जाता है। तभी उसे सपना आता है जहाँ वो और उसका भाई खड़ा है और सामने एक घर जल रहा है। ये देखने के बाद मिंसू जल्दी से उठ जाता है। उसके लिए ये यादें किसी भयानक सपने से कम नहीं थी, इसीलिए वो पूरी रात नहीं सोता, ये सोचकर कि मुझे वापस से यही यादें आएगी। ऐसे ही 16 दिन खत्म हो जाते हैं और मिंसू वापस से रूम में आ जाता है। उसके आते ही सब उससे माफी मांगने लगते हैं। तभी लीडर पीछे से उसे मारते हुए पूछता है ओए मामा बॉय क्या तू मुझे ढूंढ रहा था। फिर वो सब मिलकर उसके मुंह में पेपर ठूस देते हैं और उसे घसीट कर टॉयलेट की तरफ लेकर जाते हैं, जहाँ टकला उसके ऊपर टॉयलेट करने ही वाला था। तभी एक गार्ड आ जाता है और उन्हें पीछे हटने को कहता है। फिर वो मिंसू को हाथ देते हुए कहता है चलो घर चलते हैं। और ये गार्ड कोई और नहीं बल्कि कैंग होता है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ कैंग मिलिट्री के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर चुका था। उसके फादर भी काफी खुश होते हुए कहते हैं मेरा बेटा मिलिट्री ज्वाइन कर रहा है, इससे मेरी जनता में पहचान और ज्यादा बढ़ेगी। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देता है। फिर डैड उसे जल्दी से तैयार होने को बोलते हैं। ये सुनकर वो मनी मन सोचता है
मैं तो कब से इस वक्त का वेट कर रहा था। मैंने तो वहाँ जाने की पूरी तैयारी कर रखी है। मैंने बाकी के लोगों से रिहेबिलिटेशन के बारे में पता किया है और मुझे पता चला वो जगह सही में किसी हेल्थ से कम नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ गया ताकि मैं तुम्हें इस हेल्थ से बाहर निकाल सकूं। प्रेजेंट में वो मिंसू से कहता है चलो घर चले, और मनी मन सोचता है तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। मगर मिंसू उसका हाथ ना पकड़ते हुए सीधा जाकर टकले को अपर कट मार देता है और पूछता है क्या तू मेरे ऊपर सही में टॉयलेट करने वाला था। ये देखकर कैंग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसे अपना प्लान फेल होते हुए दिख रहा था। इधर 3 कैदी कैंग को घेरते हुए पूछते हैं क्या तुम यहाँ पर न्यू हो, क्या तुम सीनियर हो, क्या तुम्हें यहाँ का रूल नहीं पता। जिस पे कैंग पूछता है क्या यहाँ का रूल फाइट करना है, तो मैं तुम सबको ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। इधर मिंसू लीडर के ऊपर पंच पे पंच चलाता है लेकिन वो बार बार डॉज करते हुए पूछता है क्या तुम्हें इधर उधर सिर्फ हाथ ही चलाना आता है, तुम तो अपने आप को बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हो और नीचे जमीन पे पड़े हुए हो। तभी लीडर नोटिस करता है इतने कम टाइम में कैंग ने सबको मार के खत्म कर दिया है। ये देखकर वो हैरान होता है। तभी मिंसू चिल्लाते हुए आता है और उसके मुंह पे लात मार देता है। तब लीडर कहता है मैं कब से शांत होने का ट्राई कर रहा था मगर तुमने मुझे शांत नहीं रहने दिया, अब से तुम पॉपी हो। ये सुनकर मिंसू पंच चलाते हुए कहता है क्यों ना तुम मेरे पॉपी बन जाओ। मगर तभी लीडर उसके पंच को डॉज करके उसे उल्टा मार के नीचे गिरा देता है और अब उसे लात से मारना शुरू कर देता है। तब जाके मिंसू को उसके पावर का अंदाजा होता है। तभी लीडर बोलता है क्या तुम्हें पता है आखिर पॉपी पॉपी क्यों बना। पहले वो इस रूम में लीडर हुआ करता था मगर तुम्हारे तरह ही उसे अपनी जगह और औकात पता नहीं थी। तभी मिंसू उसे मारने आता है मगर लीडर उसे एक पंच मार के जमीन पे गिरा देता है। मिंसू जमीन पे पड़े पड़े सोचता है मैं उस इंसान से हार गया जिसने मेरी मॉम की इंसल्ट की। ऊपर से मैं उसे एक भी पंच नहीं मार पाया। ऊपर से जब जब वो मुझे मार रहा था तब तब मुझे अपने भाई का फेस दिख रहा था। तभी कैंग उससे पूछता है क्या तुम जिंदा हो, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। तब कैंग उसे उठाकर कहीं ले जाने लगता है और बोलता है तुम इतने हल्के क्यों हो, क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता था। तभी लीडर पूछता है तुम इसे कहाँ लेकर जा रही हो, अभी इसे पनिशमेंट मिलना बाकी है। जिस पे कैंग कहता है मैं इसे सॉलिटरी रूम में लेकर जा रहा हूँ, इसने यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट किया है। ये सुन के लीडर कहता है तुमने यहाँ पर सभी से फाइट किया है तो मेरे से क्यों नहीं। जिस पे वो कहता है लड़ना बंद करो, उस लड़की ने ये बोला था तुमसे बोलने को। दूसरी तरफ जब मिंसू की आंखें खुलती है तब वो अपने आप को सॉलिटरी रूम में पाता है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। उसके बाद वो वॉशरूम जाता है जहाँ उसे टॉयलेट पेपर दिखाई देता है। तभी उसे नए वार्डन यानी कि उसे अपने भाई के बारे में याद आता है। ये देखकर वो गुस्से में गेट को मारते हुए पूछता है ओए वार्डन तू यहाँ पर क्यों आया, क्या तू अपने आप को हीरो समझता है, तुझे तो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, तू मेरे जैसे किलर के लिए अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहा है, आखिर तूने ऐसा क्यों किया। तभी कैंग कहता है मिंसू मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव है। ये सुनकर मिंसू रोने लगता है। उसके बाद कैंग उसे प्लान समझाता है कैसे वो यहाँ से निकल सकता है, बस उसे उसके बातों को मानना पड़ेगा। ये सुनकर मिंसू मान जाता है लेकिन एक कंडीशन रखता है, यही कि वो लीडर से लड़ना चाहता है। ये सुनकर कैंग उससे इसका रीजन पूछता है। तब वो कहता है उसने हमारी मॉम का इंसल्ट किया है। ये सुनकर कैंग गुस्से में कहता है ठीक है मैं तुम्हें उससे जीतने का तरीका सिखाऊंगा, अगर तुम उससे हार गए तो मैं तुम्हें खुद ही जान से मार दूंगा। अब तुम्हारे पास यहाँ पर 15 दिन है, इतने दिन में तुम्हें अपना फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना है और उस सेगुन को हराना है। उस लीडर का नाम सेगुन है। अब हम देखते हैं 15 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मिंसू अपने रूम की तरफ जाते हुए पूछता है क्या मैं सही में जीत जाऊंगा। तब कैंग बोलता है हाँ अगर तुम मेरे टैक्टिक्स को फॉलो करोगे तो जरूर जीतोगे। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है। उसके जाते ही सब कहने लगते हैं क्या तुझे सॉलिटरी रूम में मजा आया। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है मैंने कहा था ना मैं तुम सबको अपना पॉपी बना के रहूंगा। ये कहते ही वो जमीन पे कैट की तरह लेट जाता है और कहता है मैं तुम सबका पॉपी बनने को रेडी हूँ, ऐसा करने से मुझे ही आसानी होगी। ये देखकर सभी बहुत ही शॉक्ड होते हैं। उसके बाद वो सभी मिंसू को टेबल बनाकर उसके बैग पर गेम खेलने लगते हैं। मगर कुछ ही देर में मिंसू का सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहता है मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। मगर उसके तुरंत बाद ही वो जमीन पर लेट जाता है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ कैंग ने बोला था तुम्हें सिर्फ 5 दिन सहना है। जैसे ही वार्डन यहाँ पे नहीं होगा मैं तुम्हारे लिए एक स्टेज बना दूंगा जहाँ तुम दोनों आराम से फाइट कर सकते हो, इसीलिए सिर्फ तुम 5 दिन सह लो। प्रेजेंट में मिंसू जैसे तैसे करके पहला दिन काट लेता है। अब दूसरे दिन वो पूरे रूम की सफाई करना खुद शुरू कर देता है। तीसरे दिन वो पॉपी के साथ मिलकर उनका ऐसे लिखने लगता है। चौथे दिन वो टेबल बनता है, उनका बचा हुआ खाना खाता है और साथ ही साथ खुश होता है कि कल 5वां दिन है। मगर तभी उसे वॉमिट हो जाता है। तब पॉपी उसकी हेल्प करते हुए कहता है ये लो इसे खा लो, तुम्हें वॉमिट करने के बाद भूख
भूख लग गई होगी, लेकिन इसके बारे में किसी को मत बताना। मैंने अपने अलाउंस से इसे खरीदा है, इसीलिए तुम ऐसे ही पॉपी बने रहो। ये देखकर मिंसू काफी शॉक्ड होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं पॉपी और मिंसू डॉग बनने का काम कर रहे थे। तभी अचानक से पॉपी दूसरे गैंग से टकरा जाता है और उनका कुकिंग बर्तन गिरा देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सैनगुन को देखते हैं जो कि टेरेस पे लेटे हुए सोच रहा था, आखिर वो गार्ड मिंसू को कैसे जानता है? क्या उसे मेरी बहन ने यहाँ पर भेजा है? तभी वहाँ पर उसका दूसरा गैंग आते हुए पूछता है, क्या ये तेरा कुत्ता है? मगर सेगुन कहता है, जो करना है करो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर वो सभी उसे बहुत जोर जोर से लात मारने लगते हैं, जो मिंसू से देखा नहीं जा रहा था, और उसे याद आने लगता है कैसे पॉपी बहुत ज्यादा काइंड है। फिर वो पूछता है, क्या गार्ड नहीं आने वाले हैं? तब वो सब बताते हैं गार्ड छोटी मोटी फाइट के बीच में नहीं आते हैं। तभी मिंसू को कैंग की बात याद आती है, जहाँ उसने कहा था लंच ब्रेक तक सह लो, उसके बाद तुम फाइट कर सकते हो। ये बात याद करके वो वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी वो उन्हें प्लेट चला के मारता है और कहता है, तुम सबने पहले बाहरी दुनिया में गड़बड़ किया और अब यहाँ पर कर रहे हो। तुम सब खुद यहाँ पर सुअर की तरह जिंदगी जीते हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। क्या तुम लोगों को बुरा नहीं लगता? ये बोलकर वो पॉपी को उठा लेता है। तभी सेगुन उसे गुस्से में कहता है, बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तभी दूसरा बंदा बोलता है, बीच में पढ़ने का मतलब है कुकिंग यूनिट के लीडर से पंगा लेना। तभी सेगुन उसे मारते हुए कहता है, ओए पॉपी नंबर 2, चल पहले अपने बीच के फाइट को क्लियर करते हैं। ये बोलकर वो अपने बाल बांधने लगता है। यहाँ पर वो बिल्कुल सू की तरह दिखाई दे रहा था, हो सकता है कि वो सू का भाई हो। फिर मिंसू कहता है, चलो बेट लगाते हैं, जो भी जीतेगा वो यहाँ का नया लीडर बनेगा। सेगुन, क्या तुम्हें ये बेट मंजूर है? अब सीन शिफ्ट होता है और हम कैंग को देखते हैं जो कि विंडो के पास बैठकर बुक पढ़ते हुए सोचता है। यहाँ पर वो बच्चे आते हैं जो माइनर होते हैं, इसीलिए उनके यहाँ पर बेसिक क्लासेस होते हैं और इस जगह पे पूरी तरह से कंट्रोल वार्डन का होता है। वही डिसाइड करता है यहाँ पर क्या होगा और क्या नहीं। मेरा पहला प्लान है मिंसू को रूम का लीडर बनाना। आज वो सेगुन को हरा कर अपने रूम का लीडर बन जाएगा। मैंने इस जगह का एनवायरनमेंट बिल्कुल इस हिसाब से बनाया है कि मिंसू आराम से जीत जाए। अब बस लंच ब्रेक खत्म होने ही वाला है। तभी वो बाहर के शोर को सुनता है, जहां उसे अपना भाई मिंसू दिखता है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो देखता है सेजुंग मिंसू को कुत्ते की तरह मार रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 16 दिन पहले कैंग मिंसू को सिखा रहा था तुम्हें कैसे फाइट करना है। स्टेप 1 हुक, स्टेप 2 लिवर पंच, स्टेप 3 अपर कट, स्टेप 4 मिड किक, स्टेप 5 लो किक, स्टेप 6 फ्रंट किक, स्टेप 7 स्पिनिंग किक और स्टेप 8 राउंड हाउस किक एंड लास्टली स्टेप 9 स्ट्रेट पंच। ये सब देखकर मिंसू कहता है, तुम्हें अभी तक ये सब किक याद है? तुमने आज तक फाइट करना नहीं सीखा है, सिर्फ तुम कुछ मूव्स को कॉपी करते रहते हो। तुम्हें सही में लगता है इससे मैं सेजुन को हरा सकता हूँ? वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर कैंग कहता है, उसके मूव्स इतने परफेक्ट नहीं है, ऐसा लगता है जैसा उसने फाइट नहीं सीखा है। वो सिर्फ अच्छा फाइट कर लेता है, मगर वो कभी भी एक ट्रेंड इंसान को नहीं हरा सकता है। ये सुनकर मिंसू उदास होते हुए कहता है, फिर भी मैं उसे नहीं हरा पाया, मैं तो उसे एक भी पंच नहीं मार पाया, मेरा क्या होगा? ट्रेनिंग करके भी मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सुनकर कैंग कहता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम उसे क्लासरूम में फाइट करो। अगर तुम उसके अटैक्स को डॉज करते रहे तो तुम उसे कोने में ला दोगे। क्लासरूम में बहुत सारे कॉर्नर्स होंगे जहाँ तुम उसे ट्रैप कर सकते हो। उस चीज का फायदा उठाकर तुम उसे कोने में ला देना, फिर उसे पंच मारना। ऐसा करने से वो तुमसे नहीं जीत पाएगा। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ मिंसू को लड़ते हुए एहसास होता है वो बुरी तरह से फंस चुका है। यहाँ ग्राउंड में तो एक भी कॉर्नर नहीं है। तभी कैंग उसकी तरफ भाग कर जाने लगता है और देखता है कि उन दोनों को सबने घेर रखा है। इस कारण से वो फाइट को नहीं देख पाता है। वो चिल्लाते हुए उन्हें फाइट को रोकने को कहता है। तभी वार्डन उसके नाक पे पॉपकॉर्न मारते हुए पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरा फन टाइम वेस्ट मत करो। उन्हें देखते ही कैंग जल्दी से उन्हें सैल्यूट करता है और बताता है, मैं सिर्फ उन्हें फाइट करने से रोक रहा था। तब वार्डन कहता है, क्या तुम्हें किंगडम ऑफ वाइल्ड देखना पसंद है? वही फॉरेन शो जहाँ पर एक चूहा आता है उसे खाने के लिए। एक भूखा सांप उसके पीछे पड़ जाता है, मगर फिल्म क्रू वहाँ पे कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि एक सांप चूहे को खाइए तो नेचर का रूल है। ये चीज सालों से चलता आ रहा है, इसीलिए हमें भी इनके फाइट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और देखना चाहिए आगे क्या होगा। ऊपर से फाइट देखने का मजा ही अलग है। ये देखकर कैंग समझ जाता है ये वार्डन पूरा पागल है। दूसरी तरफ हम मिंसू को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो पंच मारते जाता
जाता है मगर सेजुन उल्टा उसके मुंह पे पंच मार देता है। ये देखकर मिंसू मनी मन सोचता है बस एक पंच लग जाए, आखिर मैं उसे टच क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मिंसू वापस से उठकर स्टेप 2 की तरफ बढ़ता है मगर वापस से सेजुन उसे मारते हुए पूछता है तुम मैथ का नंबर क्यों बोल रहे हो। एक एक करके मिंसू कैंग के बताए सभी अटैक का यूज करता है मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता, उल्टा सेगुन उसे लात मार के दूर कर देता है। ये देख कर कैंग अपने सिर पर हाथ रखते हुए सोचता है मिंसू तुम इसे जीत नहीं सकते, बस तुम हार मान लो, मैं अब दूसरा प्लान बना लूंगा। दूसरी तरफ मिंसू मनी मन सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं लास्ट टाइम की तरह हार जाऊंगा, इससे अच्छा तो मुझे हार मान लेना चाहिए, कम से कम मुझे दर्द तो नहीं होगा। तभी बाकी के कैदी उसे धक्का देते हुए कहते हैं तुम किस सोच में डूबे पड़े हो, जाओ और उसे फाइट करो, ऐसे तो तुम हार जाओगे, अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमारा सामना करना पड़ेगा। इधर सेजुन उससे पूछता है ओए मामा बॉय तू यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तू अपनी मॉम को ढूंढ रहा है। ये सुनकर मिंसू हंसने लगता है और कहता है मुझे अभी याद आया, मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ। ये देखकर भीड़ शोर करने लगती है। तभी सेगुन कहता है ये कितना बोरिंग है, चलो जल्दी से इस फाइट को खत्म करते हैं। अब हम पास का सीन देखते हैं जहाँ मिंसू कहता है मान लो मैंने उसे कॉर्नर भी कर दिया मगर मैं उसे अपने करीब कैसे लाऊंगा। तब कैंग कहता है इसके लिए मेरे पास कुछ मैजिक वर्ड्स है, अगर तुम ये बोलोगे तो वो अपना आपा खो देगा। ये सुनकर वो हैरानी से पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता चला। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ मिंसू कहता है क्या सू सुंदर है। ये सुनते ही सेगुन का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे मारने के लिए भागता है और उसके मुंह पर पंच मारते हुए पूछता है तुझे ये नाम कहाँ से पता चला, तुझे मेरी बहन का नाम कैसे पता चला, चल जल्दी से बता दे, तू उसे कैसे जानता है। ये देखकर मिंसू अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके कब्जे से बाहर आ जाता है और उसके बाल खींचते हुए कहता है तू हमेशा अपनी बहन के लिए रोता है और उसके आगे पीछे घूमता रहता है, इसके बाद तू अपनी बहन को याद करके रोने मत लग जाइयो। ये सुनकर वो वापस से अपने होश में आता है। तभी वो देखता है उसके पीछे तो डेड एंड है, हर तरफ लोगों ने एक दीवार बना रखा है। तभी मिंसू भागते हुए आता है और एक हुक पंच मार देता है और उसके तुरंत बाद लीवर पंच भी। सेगुन के मुंह से ब्लड आने लगता है और वो मनी मन सोचता है मेरे पीछे का रास्ता ब्लॉक है, मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। इतने में ही मिंसू उसे एक अपर कट मार देता है। इधर कैंग मनी मन सोचता है मैंने इसे डेस्क को वॉल की तरह यूज करने को बोला था मगर इसने तो लोगों को ही वॉल बना दिया। इधर मिंसू एक के बाद एक पंच मारते जाता है और सेगुन उसके अटैक को डॉज भी नहीं कर पा रहा था। लास्ट में मिंसू अपना दिमाग खोने लगता है और नॉन स्टॉप उसे मारते हुए उसकी मॉम से माफी मांगने को बोलता है मगर सेजुन पिटते जाता है और लास्ट में बेहोश हो जाता है। वो लास्ट तक उसके मॉम के लिए माफी नहीं मांगता। ये देखकर सभी कैदी कहने लगते हैं क्या ये सेजुन एक पॉपी से हार गया, ये कैसे हो सकता है। इतने में वार्डन क्लैपिंग करते हुए कहता है क्या बात है, एनिमल किंगडम भी कितना मजेदार होता है ना, आखिर में एक चूहा सांप से जीत गया। इतने में ही कैंग वहाँ पे आ जाता है और सेजुन को ले जाते हुए पूछता है मैं इसका क्या करूँ। तब वार्डन उसे सॉलिटरी रूम में डालने को बोलता है। ये देखकर वो उसे ले जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कैंग को सू के पास देखते हैं जहाँ पर वो उसे बताता है तुम्हारा भाई अभी सॉलिटरी रूम में है। ये सुनते हुए वो कैंग का स्केच बना रही थी जहाँ कैंग पूछता है मुझे और कितनी देर तक वेट करना पड़ेगा, ये पोज बहुत ही हार्ड है। जिसपे वो कहती है फिर वो वाला पोज कैसा है। ये सुनकर कैंग कहता है मगर वो तो पूरी तरह से न्यूड है। तब वो कहती है हाँ ये तो है। उसके बाद वो उसे उसका स्केच देते हुए कहती है इसकी हेल्प से मैं तो टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाऊंगी। उस स्केच को देखकर कैंग गुस्सा करने लगता है। तब वो कहती है तुम्हें मेरे भाई के बारे में सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, वो सॉलिटरी रूम में अपने कारण से गया है। जिस पे कैंग कहता है तुम्हें मेरे से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिस पे वो कहती है क्या तुम इस स्केच के कारण से अपसेट हो, वैसे मैं बता दूं तुम बोल देना अपने भाई को कुकिंग ग्रुप के लीडर से बच के रहने को। मैं कुकिंग ग्रुप में थी, कभी कभी गर्ल्स वहाँ के कुकिंग बॉयज के साथ इंटरेक्ट करती थी और वो बंदा काफी खतरनाक है, उसने वहाँ के 2 गार्ड्स को लगभग मार ही दिया था। दूसरी तरफ हम मिंसू को देखते हैं जो खाना लेने पहुँचता है जहाँ कुकिंग ग्रुप का लीडर उससे पूछता है क्या तुम ही मिंसू हो। जैसे ही वो हाँ कहता है वैसे ही लीडर उसके प्लेट में करी डालते ही जाता है और बोलता है मैंने सुना है तुमने ही हमारे गैंग के साथ पंगा लेने का ट्राई किया है, तुम्हें तो पछताना पड़ेगा। ये सुनकर मिंसू पूछता है क्या तुम मेरी बात कर रहे हो, मगर मैंने तो किसी से भी पंगा नहीं लिया। ये सुन के लीडर माफी मांगते हुए पूछता है क्या तुम मिंसू नहीं हो। जिसपे वो कहता
है मेरा नाम ही मिंसू है, मगर हो सकता है वो कोई और मिंसू होगा। मेरा नाम बहुत ही कॉमन है। ये सुनकर लीडर उससे माफी मांगते हुए अपने दोस्त से कहता है ये वो मिंसू नहीं है। जिसपे वो कहता है नहीं नहीं, ये वही मिंसू है, इसने ही हमारे ऊपर ट्रे चला के मारा था। ये सुन के लीडर जैसे ही सामने देखता है वैसे ही मिंसू वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कोरिया के प्रेसिडेंट, जहाँ पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है। उस कॉन्फ्रेंस में 3 अलग अलग पार्टी के नेता भी होते हैं, जिसमें से एक कैंग के अडॉप्टिव फादर भी थे। उनके साथ प्रेसिडेंट अच्छा बिहेव नहीं करता, जिस कारण से वो घर आकर अपना पूरा गुस्सा पंचिंग बैग पे निकालते हुए कहते हैं तुम्हारे डैड इतना सब सह रही है, मगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हो। ये सुन के कैंग कहता है डैड आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है उस प्रेसिडेंट के जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर को खत्म करना। तब डैड कहते हैं हाँ पता है, तभी तो मैंने तुम्हें वहाँ भेजा है, तुमने वहाँ जाकर क्या पता किया? तब कैंग कहता है डैड वो एक नॉर्मल डिटेंशन सेंटर नहीं है, बल्कि वहाँ पर बच्चों को एक दूसरे के साथ फाइट करवाया जाता है, वो एक हेल से कम नहीं है। ये सुन के डैड खुश होते हुए कहते हैं इसके बल पे तो मैं उसे हटा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, जो स्टूडेंट्स है वो एक क्रिमिनल है, इसीलिए जितने भी विक्टिम और उनके पेरेंट्स है वो तो सजा का डिमांड करेंगे, इसी कारण से ये काफी नहीं होगा, तुम बस कुछ बड़ा सबूत लेकर आओ। ये सुनकर कैंग बहुत ही शॉक्ड होता है और अगले दिन वो काम पे सभी कैदियों को क्रैब बने हुए देखकर सोचता है डैड क्या इतना काफी नहीं है? तभी वार्डन कहता है मेरे लिए क्रैब सूप बनवाओ। इधर मिंसू क्रैब बने हुए सोच रहा था आखिर ऐसे बने हुए कितने घंटे हो गए। तभी कैंग उसे कहीं और लेकर जाता है और उसे लॉबस्टर बनवा देता है। ये देखकर वो गुस्सा करते हुए कहता है ये तो उससे भी ज्यादा हार्ड है। तब कैंग कहता है अगर मैं तुम्हें ऐसे ही ले आता तो सबको बहुत ही शक होता। चलो मैं तुम्हें अपने प्लान 2 के बारे में बताता हूँ। तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए रिवॉर्ड्स पॉइंट कलेक्ट करना होगा, एटलीस्ट 100, मगर अभी तुम्हारे पॉइंट -50 है। तुम 2 बार सॉलिटरी रूम और एक मेजर फाइट कर चुके हो। ये सुनकर मिंसू पूछता है ये बताओ मैं पॉइंट्स कैसे कमाऊं? तब कैंग कहता है सबसे अच्छा और फास्ट तरीका है कुकिंग ग्रुप में वॉलंटियर बन जाओ। ये सुनकर वो डर जाता है और कुकिंग ग्रुप के लीडर का चेहरा उसके सामने आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है इससे अच्छा तो मुझे यहीं पे मार दो, मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा। ये देखकर वो कहता है ठीक है फिर मैं दूसरा तरीका ढूंढता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मिंसू को क्लास में सोते हुए देखते हैं। तभी उसे अजीब सा आवाज आने लगता है और वो जल्दी से चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम सबसे सफाई भी नहीं हो रही है? क्या तुम सब अपना मुंह बंद करके सफाई नहीं कर सकते हो? वैसे एक रूम साफ करके एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, मुझे कितना टाइम लगेगा 100 पॉइंट जमा करने में? तभी ऑफिसर आकर मिंसू को दूसरे वॉलंटियर काम के लिए लेकर जाते हैं। वो सीधा कुकिंग ग्रुप के पास पहुंच जाता है और सोचता है मैंने तो यहाँ के लिए अप्लाई ही नहीं किया, आखिर कैंग ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा? अब हमें पता लगता है लीडर का नाम जैंग है और वो एक टॉप कोरियन शेफ बनना चाहता है। उसने अपने राइट हैंड को 3 केजी का पेन उठाने के लिए तैयार कर रखा है और आराम से 2 केजी का खाना फ्लिप कर सकता है, मगर वो राइट हैंड से ज्यादा काम नहीं करता है। उसके खाने की बुराई करना मतलब उससे पंगा लेना, मगर उसके जितने भी मेंबर है उन्हें खाना बनाना नहीं आता। उसका मन करता है उन्हें मार डालने का, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब हम देखते हैं वो सीधा मिंसू को मारने जाता है, लेकिन वो देखता है मिंसू कुछ टेस्टी बना रहा है। ये देखकर वो खुशी से उसे उठाते हुए पूछता है तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा? जिसपे वो बताता है ऑर्फनेज में। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? जिसपे जैंग खुशी से कहता है मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया, मुझे पता था एक दिन ऐसा जरूर आएगा, मेरे ट्रेजर मेरे पास आओ। दूसरी तरफ जैंग के साथी आपस में बात करते हुए कहते हैं हम तो जैंग और मिंसू को लड़वाना चाहते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब हमें कैसे भी करके मिंसू के खाने को बर्बाद करना होगा ताकि जैंग उसे नफरत करने लगे। तभी वहाँ पर कैंग पहुँच जाता है और कहता है अच्छा तभी मैं सोचूं आखिर सप्लाईज की चोरी कौन कर रहा है। फिर वो उनका बैंड बजाकर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ 2 गार्ड वार्डन के पास पहुँचते हैं, जिसे देखकर वार्डन खुशी से पूछता है क्या कुकिंग टीम आज फिर लड़ाई कर रही है? मगर वो दोनों मना करते हुए कहते हैं नहीं तो, बल्कि आज उनका फेवरेट ऑमलेट बन रहा है। ये बोलकर वो वार्डन को ऑमलेट राइस टेस्ट करने को बोलते हैं। दूसरी तरफ हम कुकिंग टीम को देखते हैं, जहाँ जैंग काफी जोश में लग रहा था। वो सभी को जल्दी से शावर लेने को बोलता है और जल्दी से वो सोप को पिघलाकर उसके ऑलिव ऑयल ऐड करता है। तब मिंसू पूछता है क्या तुम इसे खाने वाले हो? जिस पर वो मना करते हुए कहता है नहीं तो, बल्कि ये हमारा नेचुरल वैक्स है। एक्चुअली हर महीने हमारा फूड सप्लाई आता है और इस दिन सब
सब बगल वाले डिटेंशन सेंटर की गर्ल्स से मिलते हैं। हमें उनके साथ सप्लाई शेयर करना पड़ता है, इसी कारण से हम सब तैयार हो रहे हैं। फिर वो सभी जाकर गर्ल्स की हेल्प करवाते हैं। 4 से 5 गर्ल्स मिंसू के आगे पीछे पड़ जाती है क्योंकि वो उन्हें बहुत ही क्यूट लग रहा था। ये देखकर जैंग जलने लगता है। इतने में एक येजी नाम की लड़की आकर उसे एक लेटर देके चली जाती है। ये देखकर वो खुश होते हुए सोचता है, क्या ये लव लेटर है? वो तो अपने शादी और बच्चे तक का नाम सोच चुका था, मगर उस लव लेटर को खोलने के बाद पता लगता है ये लेटर तो मिंसू के लिए आया है। ये देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। इधर मिंसू काम कर रहा था, तभी वहाँ पर जैंग पहुंच जाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है 22 नवंबर को क्या है? ये सुनकर वो मना कर देता है। तब वो कहता है, वो मेरा वेडिंग एनिवर्सरी है। और तुम्हें पता है नामी कौन है? तब वो मना कर देता है। फिर वो कहता है, ये मेरी 5th चाइल्ड का नाम है। मेरी बच्ची 2 पिगी टेल्स बांधती है, मगर तुमने उसे छीन लिया। तुमने मेरी वाइफ को मेरे से चुरा लिया। ये बोलकर वो उसे मारने लगता है। जैसे तैसे मिंसू उसके लात को डॉज करता है और पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मगर वो अपने होश में नहीं था। वो मिंसू को एक के बाद एक पंच मारते जाता है और मिंसू उसके अटैक्स को डॉज करते हुए कहता है, ये तुम क्या करे जा रहे हो? ये बोलकर वो उसके सिर पे आटे की बोरी दे मारता है। उसके बाद वो उसके सिर पे एक्स से हमला करने लगता है। इधर बाहर हम गर्ल्स को देखते हैं जो कि सोच रही थी, काश यहाँ पे जैंग होता, तब वो हमारी हेल्प करवा देता। तभी एक गर्ल नोटिस करती है उनके पास एक सामान ज्यादा आ गया है। ये देखकर वो सब सोचने लगती है, ये सामान कौन देने जाएगा? सभी को जैंग से डर लगता है। तभी एक लड़की कहती है, मैं जाऊंगी। वैसे मुझे वो बहुत ही क्यूट लगता है। इधर जैंग और मिंसू हाथ में जो भी लग रहे थे उससे फाइट किए जा रहे थे। तभी जैंग के हाथ में गरम तेल लग जाता है और वो जैसे ही उस तेल को चलाता है वैसे ही वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और उसे बचाने के चक्कर में मिंसू के ऊपर वो गरम तेल गिर जाता है। और जैसे ही इस बात की खबर कैंग को लगता है उसे बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है। उसे लगता है कहीं मिंसू का हाल सू की तरह तो नहीं हो गया। वो जल्दी से भागते हुए मिंसू के पास जाता है जहाँ हॉस्पिटल बेड पर एक स्केलेटन रखा हुआ था। ये देखकर कैंग की हालत खराब हो जाती है। तभी पीछे से मिंसू आकर पूछता है, मेरा मजाक कैसा लगा? तुम्हें क्या लगा मैं एक स्केलेटन बन गया? सही बताऊं तो वो तेल इतना गर्म नहीं था। ये सुनकर कैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसका ये रूप देखकर मिंसू उससे माफी मांगने लगता है। तभी कैंग उसे गले लगाते हुए कहता है, सही हुआ, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। इधर नर्स गुस्सा करते हुए कहती है, अब से तुम मेरे स्केलेटन को हाथ लगाने का ट्राई भी मत करना। फिर कैंग गुस्से में पूछता है, क्या तुम अभी भी किचन में ड्यूटी करना चाहोगे इतना सब कुछ होने के बाद भी? जिस पे मिंसू कहता है, मगर यही तरीका है पॉइंट्स कमाने का। ऊपर से तुम मेरे साथ हो ना, और तुम मुझे सिखा देना उस जैंग से फाइट कैसे करना है। ये सुनकर कैंग पूछता है, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। दूसरी तरफ हम वार्डन को देखते हैं जो कि कैंग से इम्प्रेस होते हुए कहते हैं, सर्जेंट कैंग, क्या ये प्रैक्टिस करवाने का आइडिया तुम्हारा था? ये तो काफी अच्छा है। जिस पे कैंग कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी अथॉरिटी से पंगा लेगा उसे ये ट्रेनिंग से गुजरना होगा। इसे कहते हैं डंक ट्रेनिंग। दूसरी तरफ मिंसू अपने पैरों से एक बड़े से रॉक को संभाले हुए और मनी मन सोचता है, ये कैंग का बच्चा मुझे आसानी से नहीं सिखा सकता था। आखिर वो ये रॉक कहाँ से लेकर आया है? कैंग मिंसू के पास आकर कहता है, तुम तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो। ये सुनकर वो खुश होते हुए पूछता है, क्या मैं जैंग से फाइट कर सकता हूँ? तब कैंग उसे मना करते हुए कहता है, अकेले उस रॉक को बैलेंस करो। और कुछ घंटे बाद कैंग उसकी तारीफ करने लगता है। तब वो खुशी से पूछता है, क्या वो फाइट कर सकता है? लेकिन वो मना करते हुए उसे दूसरे रॉक को बैलेंस करने को भेज देता है। ये देखकर वो काफी गुस्सा करने लगता है। तब कैंग कहता है, क्या तुम्हें सही में लगता है तुम उसे हरा सकते हो? वो तुम्हारे से बिल्कुल अलग वेट कैटेगरी में है। देखो, अगर तुमने इस रॉक को हल्का सा भी हिला दिया तो तुम जीत सकते हो। ये सुनकर मिंसू हैरानी से पूछता है, क्या मैं इसे हिला भी पाऊंगा? क्या ऐसा करना पॉसिबल भी है? दूसरी तरफ सेगुन सॉलिटरी रूम में बैठे बैठे सोच रहा था, मुझे यहाँ पर 1 हफ्ता हो चुका है और मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है आखिर उसने मुझे कैसे हरा दिया। उसने मुझे डायरेक्ट पंच भी नहीं मारा था। मैं इसीलिए हारा क्योंकि मैंने उसे हल्के में ले लिया था। अगर हम वापस से फाइट करेंगे तो मैं पक्का जीत जाऊंगा। ये सारी बातें वो टॉयलेट में बैठकर सोचे जा रहा था। वो देखता है ना तो यहाँ पर पेपर है और ना ही पानी आ रहा है। ये देखकर वो जल्दी से अपना शर्ट फाड़ देता है। तभी कैंग उसकी तरफ टॉयलेट पेपर फेंकते हुए कहता है, अपने कपड़ों से पोंछना बंद करो और इसका यूज करो, अभी हमें कुछ बात करना है। कुछ देर बाद कैंग उसके रूम में आ जाता है, लेकिन सेगुन उसके ऊपर पीछे से अटैक करने ही वाला था। इतने में ही कैंग उसे डॉज करके उसके हाथ को पकड़ लेता है। तब वो पूछता है, तुम मेरी बहन को कैसे जानते
जानते हो। ये सुनकर कैंग उसे फोन देते हुए कहता है क्यों ना तुम खुद उससे बात कर लो। फिर वो अपनी बहन से बात करते हुए पूछता है क्या तुम जेल से बाहर आ गई। ये सुनकर वो हाँ कहती है। फिर सेगुन कैंग को कान बंद करने को बोलता है। उसके ऐसा करते ही वो उसे बुरा भला सुनाने लगती है। उसकी बातें सुनकर वो एक स्टैचू बन जाता है और एक भी वर्ड नहीं बोल पाता है। दूसरी तरफ हम मिंसू को देखते हैं जो कि अभी भी उस पत्थर को हिलाने का ट्राई करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इधर सभी सोचने लगते हैं क्या वो सही में जैंग से फाइट करने के बारे में सोच रहा है, क्या उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। दूसरी तरफ सू अभी भी सेगुन को सुनाई जा रही थी। तब वो थक कर उसका फोन काट देता है। तब वो सोचती है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को काटने की, मैं तो उसे अपना ध्यान रखने को बोल भी नहीं पाई। सू अभी सर्जरी हॉस्पिटल आई थी, तभी नर्स उसे बुला लेती है। इधर कैंग पूछता है क्या तुमने बात कर लिया, वैसे तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो। जिसपे वो कहता है ये तो बहुत ही डरावना था, मैं तो बहुत ही थक गया। वैसे तुम और मेरी बहन एक ही साइड हो और तुम ही मिंसू के भाई हो और तुमने ही उसे फाइट करना सिखाया है, तो क्यों ना तुम मुझे भी फाइट करना सिखा दो। दूसरी तरफ किचन में सभी परेशान थे। वो हल्का सा भी कुछ जला दे रहे थे तो जैंग उन्हें पनिशमेंट दे रहा था। इधर जैंग काफी दुखी था, ये सोचकर कि मैंने एक लड़की के ऊपर ऑयल फेंका। तभी वहाँ पर मिंसू आ जाता है। उसे देखते ही जैंग उसे मारने भागता है। तब मिंसू कहता है क्या तुम्हें पता है तुम लड़कियों के बीच पॉपुलर क्यों नहीं हो, क्योंकि तुम अगली हो। ये सुनते ही जैंग का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही जैंग उसे पंच मारता है वैसे ही उसका पंच दीवार में फंस जाता है। तब मिंसू उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम अपने राइट हैंड के बिना कुछ भी नहीं हो। इतने में ही जंग उसके मुंह पे पंच मारते हुए कहता है ओए बोने, तेरे हाथ छोटे छोटे हैं, तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। ये सुनते ही मिंसू वापस से उसे पंच मारने के लिए बढ़ता है। दूसरी तरफ हम कैंग को देखती है जो कि वार्डन को डिनर और ड्रिंक सर्व कर रहा था। उसका खाना खाकर वार्डन भी काफी खुश होता है। तब कैंग कहता है आप इस फाइट को देखते हुए इसका आनंद लीजिए। इधर वार्डन के सामने ही वो दोनों फाइट किए जा रहे थे। जैंग अपना हाथ छुड़ा लेता है मगर मिंसू का ग्रिप स्ट्रेंथ इतना पावरफुल होता है कि वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ मिंसू कहता है मुझे ये पहाड़ उठाने की क्या जरूरत है, क्या हम सेगुन की तरह जंग को भी कॉर्नर नहीं कर सकते हैं। जिस पे कैंग कहता है नहीं ये पॉसिबल नहीं है, सेगुन का हाइट लंबा है मगर उसका वेट इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जंग का हाइट के साथ साथ वेट कैटेगरी भी बहुत ज्यादा है और अगर तुमने गलती से भी उसे कॉर्नर कर दिया तो तुम उसके हाथों से मारे जाओगे। ये सुनकर मिंसू पूछता है तो क्या अब मैं अपना वेट जैंग के बराबर करने वाला हूँ। ये सुनकर कैंग कहता है ओ इडियट, इतने कम टाइम में तू अपना वेट बढ़ा लेगा, क्या इतना पॉसिबल भी है। चलो मैं तुम्हारे से एक आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम उस स्टोन को उठा पाओगे। नहीं ना, उसका वेट बहुत ज्यादा है। मगर तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ लीवरेज पता है ना, तुम हाई स्कूल में हो। देखो सिंपल वर्ड में तुम्हें उस स्टोन को मूव करने के लिए तुम्हें एक लीवर बनना होगा, ऐसा करते ही तुम जंग को पंच मार पाओगे। हम देखते हैं मिंसू उस पत्थर को हिला देता है। इसी के साथ अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ मिंसू उसके मुंह पे पंच मारते जाता है। तब कैंग वार्डन से पूछता है क्या फाइट को एंजॉय कर रहे हैं। तब वो कहता है तुम एक बार जैंग के एक्सप्रेशन को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे वो दर्द में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मिंसू का एनर्जी डाउन हो रहा है, उससे वो जीत नहीं सकता। ये सुनकर कैंग उनसे बेट लगाने को बोलता है। तब वो कहते हैं ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही जीतने वाला हूँ। कैंग मनी मन सोचता है इंसान का सबसे मजबूत और कमजोर पार्ट उसका हेड होता है, अगर हम जॉ पे मारेंगे तो उसका पूरा नर्व सिस्टम हिल जाएगा और पूरा डैमेज हो सकता है। इधर मिंसू डायरेक्ट जैंग के जॉ पे मार देता है, जिस कारण से वो कुछ टाइम के लिए सुन पड़ जाता है और अगले ही पल मिंसू उसके नाक पे मार के उसे बेहोश कर देता है। जैंग की आंखें जैसे जैसे बंद हो रही थी वैसे वैसे उसके बीबी और बच्चे भी उसे दूर होते जा रहे थे। इधर वार्डन पूछता है तुम्हें कैसे पता था वो चूहा जीतने वाला है। जिस पे कैंग कहता है ये तो सिर्फ एक तुक्का था। तब वार्डन वहाँ से जाते हुए कहते हैं तुम अपना प्राइस सोच कर रखना, तुम्हें जो चाहिए वो तुम मांग सकते हो। इधर मिंसू जैंग के ऊपर बैठा हुआ था, तभी उसे वही लव लेटर दिख जाता है। ये जानकर उसे काफी गुस्सा आता है कि वो अब तक जैंग का शिकार इस लेटर के कारण से हुआ था। अब हम कुछ लोगों को ताश खेलते हुए देखते हैं जहाँ वो सब कह रहे थे सेगुन भी रास्ते से हट चुका है और जंग भी। अब इस मिंसू से फाइट करने के लिए कौन बचा है। पहला तो एमजे ग्रुप का लीडर ली जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। दूसरा मेंटेनेंस टीम का मेंबर च्योल। तभी वही कार्ड खेलते हुए लोगों में से एक बंदा कहता है मैं समझ गया आखिर लीज में क्यों है, मगर च्योल फाइट में क्यों है, वो तो लीडर भी नहीं है। मैं चाहता हूँ हमारा नेक्स्ट कैंडिडेट मिंसू हो। इस बंदे का नाम जीसू है और वो यहाँ पे रैंक 1 पे है। दूसरी तरफ हम मिंसू को देखते हैं जिसे अब किचन में काम करना पड़ रहा है क्योंकि जैंग अभी सॉलिटरी रूम में है, इसी कारण से उसका दिमाग खराब हो गया था। किचन में एक भी ढंग का मेंबर नहीं है, उन्हें तो पानी भी बॉईल करना नहीं आता है। अगले दिन वो सभी अपना कुकिंग का सामान लेने जाते हैं जहाँ वही लड़की आकर मिंसू को लव लेटर दे जाते
जाती है। तब मिंसू कहता है अगर तुम्हें सेगुन को देना है तो उसे डायरेक्टली जाकर दे दो। तब वो कहती है ये तो तुम्हारे लिए है और वहाँ से भाग जाती है। उसके जाते ही मिंसू उस लव लेटर पे अपना नाम पढ़ के काफी खुश होता है और उसके साथ अपना पूरा फ्यूचर देखने लगता है। फिर वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, इसके लिए थैंक्स। वैसे मैं तुम्हें पहले से जानती थी, मैंने पहली बार तुम्हें देखा था सेगुन से फाइट करते हुए, मैं तुम्हारे उस क्रेजी आइज की दीवानी हो गई। तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हें उस लेटर को देने के लिए क्या क्या किया है। मैंने गरम गरम चिमटे से बालों को स्ट्रेट किया, मेकअप किया। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब तुम्हें मुझे रिप्लाई देना होगा। उस लड़की का नाम सेरा था और जैसे ही मिंसू के सेलमेट्स को पता लगता है वो उससे जेलस होते हुए कहते हैं तुम्हें हमारे से पहले जीएफ मिल गई, हमें पार्टी चाहिए पार्टी। दूसरी तरफ वार्डन कैंग को अपने रूम में बुलाता है और कहता है तुम मिलिट्री में टॉप सोल्जर थे, तुम्हारे हाई स्कूल के ग्रेड भी काफी अच्छे हैं, मुझे खुशी है कि तुम्हारे जैसा सोल्जर हमारे साथ है। मगर मैंने हाल ही में एक सीसीटीवी देखा है जिसमें तुम और मिंसू काफी क्लोज दिख रहे थे, आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। ये सुनकर कैंग की हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ मिंसू शावर लेते हुए छोटे से साबुन की टिकियों को देखते हुए कहता है आखिर मैं इससे क्या साफ कर सकता हूँ। इतने में जीसू उसे शैम्पू की बोतल देता है। ये देखकर वो हैरानी से पूछता है यहाँ पर शैम्पू अलाउ भी है और ये अंदर कैसे आया। दूसरी तरफ कैंग मनी मन सोचता है मैं अडॉप्टेड हूँ इसीलिए इसे पता तो नहीं लगा होगा, हम दोनों भाई है, अब मैं क्या बोलूँ। इतने में वार्डन कहता है कहीं तुम दोनों स्टूडेंट टीचर तो नहीं हो, मैंने देखा था तुम उसे फाइट सिखा रहे थे, तुमने मेरे से बेट भी लगाया क्योंकि तुम्हें पता था तुम्हारा स्टूडेंट जीत जाएगा। ये सुनकर कैंग कहता है उसे स्ट्रांग बनना था इसीलिए मैंने उसे सिखा दिया। ये सुनकर वार्डन कहता है ठीक है लेकिन उस स्ट्रेस से ज्यादा क्लोज मत होना। ये सुनकर वो हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही तुरंत बाद वार्डन किसी को कॉल करके कैंग के बैकग्राउंड को चेक करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ सेगुन अपने आप में कहता है सही हुआ, कम से कम मेरी बहन तो सॉलिटरी रूम से बाहर चली गई। तभी कैंग जैंग के पास आता है, उसे देखकर जैंग कहने लगता है ये सब गलती उस मिंसू की है। तब वो कहता है इसकी गलती नहीं है, जो लेटर तुम्हें मिला था वो लेटर सेगुन के लिए था, उन लड़कियों ने पुराने लीडर के नाम उस लेटर को भेजा था। फिर वो उसे सेगुन और सू की फोटो दिखाते हुए कहता है ये सू की बहन है। ये देखकर जैंग खुश होते हुए कहता है तब तो सेगुन मेरा साला हुआ। और हम देखते हैं कि अगले ही रूम में सेगुन था, वो चिल्लाते हुए कहता है वो सुअर मेरा साला नहीं हो सकता है, उसे मेरी बहन से दूर रखो। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं और कैंग पहुंच जाता है रिस्ट्रिक्शन रूम के बाहर। उसे वहाँ पर अपने डैड के लिए कुछ सबूत इकट्ठा करना था मगर वहाँ पे हाई सिक्योरिटी थी। तभी एक गेट ओपन होता है और उसमें से एक कैदी बहुत ही बुरी हालत में वहाँ से ले जाया जाता है। तभी कैंग की नजर एक रेड यूनिफॉर्म पहने हुए बंदे पे जाती है जो कि रेस्ट्रिक्शन रूम के बाहर था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है और यहाँ पर चल क्या रहा है। इधर मिंसू जीसू को शैम्पू के लिए थैंक्स बोलते हुए पूछता है तुम्हारा यूनिफॉर्म रेड क्यों है, तुम्हारे बॉडी पर ये क्यों नहीं बना है। दूसरी तरफ जैंग और सेगुन आपस में बात करते हुए कहते हैं हमने फालतू में उस मिंसू को हल्के में ले लिया, इस कारण से हम हार गए। अब मिंसू ली की नजरों में आ गया होगा, इसका मतलब अब वो नया कैंडिडेट बन जाएगा। मगर मुझे न्यू कैंडिडेट बन के सबसे ऊपर पहुंचना था, मैं अपनी जगह वापस से लेके रहूंगा। दूसरी तरफ जीसू मिंसू से पूछता है क्या तुम्हारा ही नाम मिंसू है। ये सुनकर मिंसू पूछता है ये बात तुम्हें कैसे पता। तभी जीसू उसके बालों को टच करते हुए कहता है तुम्हारा हेड तो काफी छोटा है, आखिर तुम कैसे जीत गए। तब मिंसू कहता है ये छोटा नहीं है, टाइम के साथ ये बड़ा हो जाएगा और मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे शैम्पू दिया है। इतने में ही जीसू बोलता है इस बार मैं तुमसे मिलने आया हूँ मगर अगली बार तुम मुझसे मिलने आओगे, मैं उस टाइम का वेट करूंगा। ये सुनकर मिंसू को कुछ समझ नहीं आता आखिर ये कौन है और यहाँ पर क्या बकवास कर रहा है। उसके बाद मिंसू किचन में जाकर देखता है किसी ने रामेन में फिश ऐड कर दिया। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है मगर फिर वो खाने बैठ जाता है। तभी सभी मेंबर हैरान होते हैं, उन्हें लगता है जैंग पीछे से मिंसू के ऊपर हमला करने वाला है। मगर तभी जैंग माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दो मिंसू, मैं तुम्हें गलत समझ बैठा था, ये सब कुछ उस लेटर के कारण से हुआ है लेकिन अब सेगुन मेरा साला है इसीलिए मैं उससे फाइट नहीं कर सकता। तब मिंसू कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं सब समझ गया और तुम्हें माफ करता हूँ, चलो अब बैठकर रामेन खाते हैं। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। तभी उसे शक होता है और पूछता है क्या तुम मेरी वाइफ नंबर 2 पे नजर डाल रहे हो। तब मिंसू
वहाँ से भागते हुए कहता है, मैं कल सेरा को लेटर देने वाला हूँ। वो तो काफी ज्यादा खुश होता है। अगले दिन उसे वॉलेंटियर पर भेजा जा रहा था। ये देखकर वो जमीन पर लेटते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे तो सेरा से मिलना है। तभी वहाँ पे कुछ और कैदी आ जाते हैं जो उन सब से पंगा लेने लगते हैं। जैसे ही मिंसू के ग्रुप का बंदा उनसे लड़ने जाता है, वैसे ही सोल्जर आकर उसे मारने लगता है। ये देखकर मिंसू समझ जाता है ये सोल्जर उनके साथ मिला है। तभी कैंग आकर सभी बातों को संभाल लेता है और समझाता है और सभी को बस में बैठने को बोलता है। फिर वो मिंसू से पूछता है, क्या तुम अभी अभी उस ऑफिसर को मारने वाले थे? तब वो कहता है, भाई तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर वो सभी उस बस में बैठ जाते हैं जहाँ पॉपी कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्कूल ट्रिप पर जा रहा हूँ, वैसे ये अजीब स्मेल कहाँ से आ रही है। तभी मिंसू देखता है वही दूसरा कैदी अपना गंदा पैर उनके सामने करके बैठा है। वो उससे कहता है, अगर तुझे कोई दिक्कत है तो आ मेरे से फाइट कर, और उसे पैरों को हटाने को बोलता है। उसके कहते ही वो बंदा जल्दी से पैर हटा लेता है। फिर सेगुन बगल वाली सीट पे बैठ जाता है। उसके बाद वो सभी ओल्ड एज होम में जाते हैं वॉलंटियर करने, जहाँ कुछ कैदी कहने लगते हैं, वो सामने देखो एक यंग नर्स। जैसे ही सेगुन देखता है वैसे ही जूस उसके गले में अटक जाता है। वो नर्स कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन होती है। सभी उसके बाद ग्रैंडमा के पैर धोते हैं। तभी मिंसू के पास भी एक ग्रैंडमा आकर बैठ जाती है और वो बिना फेस देखे काम करने लगता है। तभी उसे पता लगता है ये तो वही कैदी है जिसके चूहे जैसे दांत है। वो अपना पैर साफ करवाने के बाद मिंसू के फेस पे उसे साफ करने लगता है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। वो उसे मारने ही वाला था, इतने में पॉपी उसे संभालते हुए कहता है, सामने देखो फोटो लिया जा रहा है। दूसरी तरफ सेगुन और सू दो ग्रैंडमा को घुमाते घुमाते एक जगह पर आ जाते हैं और बात करने लगते हैं, जहाँ उनकी बातों से पता लगता है एक ओल्ड मैन सू को हैरेस कर रहा था। उसे मारने के कारण से ही सू और सेगुन को जेल में भेज दिया गया था। सेगुन गुस्सा करते हुए कहता है, तुम इन ओल्ड लोगों से दूर रहो, तुम यहाँ पर काम क्यों कर रही हो? जिसपे वो कहती है, एक दिन तुम भी ओल्ड हो जाओगे, आखिर तुम किस टाइप के ओल्ड मैन बनना चाहते हो? ये सुनकर वो कहता है, मुझे नहीं पता। तब सू वहाँ से जाते हुए कहती है, एक बार तुम इस बारे में जरूर सोचना। दूसरी तरफ खाने के टाइम वो चूहा एक ग्रैंडमा का खाना छीन कर खाने लगता है। ये देख कर मिंसू को काफी गुस्सा आता है। तभी चूहे के साथी उसके ऊपर सूप गिरा देते हैं। जैसे ही वो फाइट करने जाता है, इतने में वही ऑफिसर आ जाता है फोटो खींचने और कहता है, वो बोल रहे हैं ना उससे गलती से हुआ है, तुम इससे फाइट क्यों कर रहे हो? इधर वॉशरूम में एक ओल्ड मैन शावर ले रहा था। तभी कुछ कैदी वहाँ जाकर सिगरेट पीने लगते हैं। इस कारण से उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। तभी वहाँ पर मिंसू के साथी पहुँच जाते हैं और वो ओल्ड मैन को बचाने का ट्राई करते हैं। ये देखकर सभी मिलकर उसे ही पीट देते हैं। इधर मिंसू अपने भाई से हेल्प करने को बोलता है। मिंसू कैंग को भाई कह रहा था। ये सब कुछ वो ऑफिसर सुन लेता है और क्रीपी वे में पूछता है, तुम दोनों का क्या रिलेशन है? मैंने सुना है तुम दोनों भाई हो, क्या ये सच है? इतने में सेगुन आते हुए कैंग को भाई बोलता है। ये देखकर ऑफिसर कंफ्यूज होता है, जिस पे कैंग कहता है, ये सब मुझे भाई बोलते हैं। ये देखकर वो गुस्से में कहता है, तुम इन सब से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रहे हो, अगर इतना सब कुछ हुआ तो मैं वार्डन को बता दूंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर मिंसू उसे थैंक्स कहता है, जिसपे वो कहता है, मामा बॉय तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो दोनों वापस में फाइट करने लगते हैं। तब कैंग उनका कॉलर पकड़ के दोनों को अलग करता है और मिंसू को मना करता है उसे भाई बोलने को। फिर सेगुन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा ट्रेनिंग डबल कर दूंगा। ये सुनकर वो शॉक्ड होता है। उसके बाद मिंसू ओल्ड मैन के डायपर चेंज करना सीखता है। फिर वो डायपर देखने जाता है, मगर वो गायब था। वो सभी चूहे और उसके गैंग मेंबर डायपर्स को पहनकर पावर रेंजर बन के घूम रहे थे। ये देखकर मिंसू को काफी गुस्सा आता है। तब सेगुन उसे मारते हुए कहता है, देख वो ऑफिसर आ गया फोटो खींचने। ये देखकर मिंसू कुछ नहीं कर पाता। चूहे के गैंग मेंबर आपस में बात करते हुए कहते हैं, वो चूहा अपने आप को क्या समझता है, हम तो उसके साथ पैसों के लिए थे और उसे हाई पहुंचाना चाहते थे। मैंने सुना है रेड यूनिफॉर्म वालों को सब सुविधा मिलती है और वो अपना अगला कैंडिडेट चूज करने वाले हैं। अगला कैंडिडेट तो मेरे हिसाब से सेगुन ही होना चाहिए। भले ही ये मिंसू से हार गया, मगर मिंसू एक नंबर का कमजोर इंसान है। मुझे कैसे भी सेगुन को हरा के टॉप पे पहुंचना है। इधर मिंसू अपने ख्यालों में डूबा चल रहा था। इतने में चूहे के साथ उसे पैर मार के गिरा देते हैं। तभी सू आकर उसे संभालती है और अपने भाई का ध्यान रखने को बोलती है। मिंसू उसका नेम प्लेट पढ़ के समझ जाता है ये सेगुन की बहन
बहन है। फिर वो सेगुन के सिर पे मारते हुए कहता है पहले का हिसाब बराबर हो गया। दूसरी तरफ सू एक जगह किसी का वेट कर रही थी। इतने में कैंग उसे जूस देते हुए कहता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है। फिर वो उसे थैंक्स कहती है, आज वो उसके कारण से अपने भाई से मिल पाई थी। फिर कैंग उससे रेड यूनिफॉर्म के बारे में पूछता है मगर उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब कैंग कहता है फिर मैं चलता हूँ, नहीं तो मेरा भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जिस पे सू कहती है मैं उससे मिल के आ रही हूँ, दूसरे उसे परेशान कर रहे थे मगर उसने फाइट नहीं किया। ऊपर से मैंने उसे बोला है मेरे भाई का ध्यान रखने को। वो दोनों चूहे और उसके साथियों को सबक सिखा रहे थे। इधर इन दोनों को लग रहा था वो फाइट नहीं करेंगे मगर इस बार वो दोनों एक टीम की तरह फाइट कर रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइज अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और साथ ही साथ में वीडियो को हाइप करके कमेंट कर देना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।